कोई बात नहीं, आते हैं बच्चे। तो कल तक हमने क्वेश्चन कुछ डिस्कस किया था, नहीं? हमने 92 93 तक क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब हम उसके आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं, नहीं? बोला कि क्या कि हमने बहुत सारे कंसेप्ट, सुधांशु गुड मॉर्निंग। बोला कि हमने कुछ एक कंसेप्ट डिस्कस किए थे, नहीं? कुछ एक कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे। क्लियर? जैसे कि आपका क्या होता है डेंसिटी, क्या होता है आपका विस्कोसिटी, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है। बोला कि अच्छा ऐसा नहीं है कि ये डिस्कशन करके छोड़ दे रहे हैं, नहीं? बोला कि ये डिस्कशन फिर से कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है कि हम सेकंड चैप्टर पे जाएं तो फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन दे। जैसे मान लो सपोज इस चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, तो ये 100 क्वेश्चन हमने कवर कर दिया। डिम्पल गुड मॉर्निंग। क्लियर? तो बोला गया क्या कि सबसे पहला चीज क्या है कि जैसे मान लो 100 क्वेश्चन हो गया, तो अब हमने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर सपोज लिखा 5, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, रैंडम क्वेश्चन। क्लियर सी बात है? और उसका आंसर आपको देना है, नहीं? प्रैक्टिस सेशन का मतलब यही हुआ कि हमारा हर चैप्टर जो है वो डेली रिवाइज अप होते रहे। क्लियर सी बात है? हर चैप्टर जो है वो डेली रिवाइज अप होते रहे। ध्यान से देखिएगा। तो बोला गया कि डेली हमें देखना है, ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास में कोई क्वेश्चंस हो तो लगाते रहिए, कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सअप करते रहिए। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। क्लियर? तो इसके अलावा भी अगर कहीं कोई डाउट हो जाता है स्टूडेंट को, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लगाते रहिए और हमें क्वेश्चन भेज दिया कीजिए। क्लियर? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही पीडीएफ लगाना है। इसके अलावा भी आपके पास में ईएस का क्वेश्चन बैंक है, आप लगा सकते हैं। गेट के 1 मार्क्स क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं। क्लियर सी बात है? कहीं किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्लियर सी बात है? आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। क्लियर सी बात है? स्टैटिक फ्लूइड में वाला क्वेश्चन समझा दीजिएगा, ठीक है ना? बोला गया जैसे कि कल एक क्वेश्चन पूछा था डिंपल ने। क्लियर सी बात है? वो क्वेश्चन वैसे आज कंसेप्ट डिस्कस ही करना है थोड़ी देर के बाद, नहीं? थोड़ी देर के बाद जब प्रेशर मेजरमेंट की बात करेंगे और फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी बात करेंगे, नहीं? बोला गया क्या कि जैसे कि हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि स्टैटिक फ्लूइड का मोर सर्कल बताया था। स्टैटिक फ्लूइड का मोर सर्कल कैसा होता है? जैसे जो क्लास अटेंड किए होंगे उनके लिए बात है अभी। स्टैटिक फ्लूइड का मोर सर्कल पॉइंट होता है, नहीं? तो स्टैटिक फ्लूइड का मोर सर्कल पॉइंट क्यों होता है? क्वेश्चन ये उठा कि स्टैटिक फ्लूइड का मोर सर्कल पॉइंट क्यों होता है? कि अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो उस पर कोई शियर फोर्स नहीं लगेगा। अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो उस पर कोई शियर फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर बात है? गुड मॉर्निंग संजय। उस पर कोई शियर फोर्स नहीं लगेगा। क्या लगेगा उस पर? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लगेगा नॉर्मल फोर्स, दैट इज प्रेशर। उस पर सिर्फ और सिर्फ लगेगा नॉर्मल फोर्स, दैट इज प्रेशर। इज दैट क्लियर? बोला कि अगर सिर्फ नॉर्मल फोर्स लगेगा तो उसके कारण से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? आपका नॉर्मल स्ट्रेस। इज दैट क्लियर? बोला गया क्या कि अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो उस पर कोई शियर फोर्स नहीं लगता है, नहीं? उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा लगता है? नॉर्मल फोर्स लगता है, दैट इज प्रेशर। इज दैट क्लियर? दैट इज प्रेशर। अगर बोला कि ये भी नहीं लगता तो मोर सर्कल जो होता वो ओरिजिन पे हो जाता। लेकिन मोर सर्कल हमने आपको दिखाया था कि यहां पे कहीं होता है, नहीं? क्लियर बात है? इसी कारण से, क्योंकि इस पे क्या था? प्रेशर था। ठीक है? स्ट्रेस का वैल्यू क्या था? 0। इज दैट क्लियर? लगे ये था कंसेप्ट इसका, नहीं? वैसे ये कंसेप्ट हम इस क्लास में भी डिस्कस करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इस क्लास में भी हम पूरे कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं एफएम का, विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसकी वीडियो नहीं, अच्छा। उस सर उसकी वेलोसिटी नील नहीं होगी। हाँ होगी ना। लेकिन बोला गया क्या कि बेस्ट सुटेबल आंसर की बात कर रहे हैं, नहीं? बोला कि बेस्ट सुटेबल आंसर क्या था कि पहला ही ऑप्शन था आपका कि जो फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स फोर्स लगता है? नॉर्मल फोर्स लगता है। क्लियर बात है? तो बेस्ट सुटेबल आंसर में गए थे। क्लियर? बेस्ट सुटेबल आंसर में गए थे, दैट इज ओनली फॉर नॉर्मल फोर्स। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि कल ये शायद क्वेश्चन डिस्कस किया था, नहीं किया था, मुझे याद नहीं है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन था, बोला गया क्या कि अ ग्लास ट्यूब, अगर डिस्कस किया भी था तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए क्या इसका आंसर आ रहा है? क्लियर? इसका आंसर क्या आ रहा है ये आप बताइए प्लीज।
इसका आंसर क्या आ रहा है ये आप बताइए। गुड मॉर्निंग रवि, बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है। बताइए प्लीज इसका आंसर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। बी, इसका ऑप्शन आ गया बी। क्लियर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, इसका ऑप्शन होगा बी। नहीं बोला कि ये क्वेश्चन शायद कल करवा दिया था, नहीं मैं, अगर मुझे याद है तो। बोला कि क्या होगा, बोला कि अ ग्लास ट्यूब ऑफ 3 mm डायमीटर, डी दिया हुआ आपको 3 mm। क्लियर, बोला कि इज इमर्ज्ड इन वाटर which is at 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, द सरफेस टेंशन फॉर वाटर इज, सिग्मा का वैल्यू आपको दे रखा है, तो कांटेक्ट एंगल फॉर द वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, हाउ मच विल बी द कैपिलरी राइज, मतलब कैपिलरी राइज कितना होगा। नहीं मतलब क्या हुआ कि एक ट्यूब लिया, उसको हमने पानी में डाल दिया, एक ट्यूब को हमने डाल दिया पानी में, तो बोला कि क्या कि पानी ट्यूब में कितना ऊपर तक आएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। क्लियर सी बात है, तो बोला कि H इक्वल्स टू होता है कितना, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन WD, मैंने बताया था आपको ये फॉर्मूला। क्लियर, तो बोला कि क्या कि यहाँ पे तो कॉस 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 डिग्री ओनली। क्लियर सी बात है, ठीक है ना। बोला कि 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 डिग्री, तो बोला कि ये हो जाएगा आपका 1, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। इज दैट क्लियर, तो ये हो गया आपका 4 इंटू सिग्मा कितना, 0.0736 अपॉन रो 10⁻³ इंटू जी 9.81 और इंटू डी डायमीटर 3 mm, तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, तो 3 इंटू 10⁻³ इज दैट क्लियर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो दैट इज अप्रॉक्स कितना, 10 mm। समझ में आया बात, तो बोला कि यहां तक हमने कल करवा दिया था आपको। क्लियर, अब हम इसके आगे देखने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन और है इस चैप्टर में, ठीक है, और उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे आज। नहीं चलिए देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए ये 94, 94 देखिए, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मे बी ऑब्जर्व्ड बाय, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात कर रहा है। नहीं बताइए कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मे बी ऑब्जर्व्ड बाय, आराम से देखिए और बताइए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, मेजर नहीं कैसे देख सकते हैं। क्लियर बात है, गुड मॉर्निंग सोनाली। बताइए प्लीज 94th का। नाइन्टी फोर्थ का बताइए। डी, डी, उमेश का आंसर आया और डिंपल का आंसर आया डी। क्लियर, सोनाली का आंसर आया डी। क्लियर, इसके बाद संजय का भी आ गया डी। बोला गया क्या कि देखिए ध्यान से, सुधांशु का भी आ गया डोंट नो सर। क्लियर बात है, देखिए ध्यान से, बोला कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात कर रहा है म्यू, तो म्यू क्या बताता है, बेसिकली थिकनेस ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड की फ्लोएबिलिटी कितनी होगी, लिक्विड की फ्लोएबिलिटी कितनी होगी। बोला कि कैपिलरी ट्यूब मेथड। क्लियर बात है, बोला कि जब ट्यूब में लिक्विड ऊपर या नीचे चढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पर भी डिपेंड कर जाएगा आपका क्या, विस्कोसिटी। बोला कि इससे भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि विस्कोसिटी ज्यादा है या कम, क्योंकि विस्कोसिटी जो है वो आपके कोहेजन से रिलेशन रखता है। क्लियर बात है, इसके बाद आपका ओरिफिस टाइप विस्कोमीटर, जो विस्कोमीटर जो भी है, जहां से विस्कोसिटी मेजर करते हैं, वहां से म्यू की वैल्यू
कैलकुलेट कर सकते हैं। बोला कि क्या, कि रोटेटिंग सिलेंडर मेथड, बोला कि जब आप रोटेट करवाएंगे किसी सिलिंड्रिकल सबशेप में, ठीक है ना, तो बोला कि ऑब्वियस सी बात है वहां से भी हम फ्लोएबिलिटी जहां जान सकते हैं, वहां पे हम विस्कोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां भी हम फ्लोएबिलिटी की बात करेंगे वहां हम जान सकते हैं इस चीज को। नहीं तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन। इज दैट क्लियर? जहां भी हम फ्लोएबिलिटी जान सकते हैं वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो बोला गया डी ऑप्शन इज करेक्ट बेसिकली। क्लियर सी बात है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बताइए। ये तो कल हमने खूब डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। ये क्वेश्चन हमने कल खूब डिस्कस किया था। 95 का डी संजय का आ गया, ठीक है, और डिंपल का आ गया, और बाद बाकी बताइए प्लीज। डी, सुधांशु का भी आ गया डी। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है कि डी ही ऑप्शन होगा इसका, सरफेस टेंशन। नहीं लगे, इसका आंसर क्या होगा आपका, सरफेस टेंशन। क्यों होगा सरफेस टेंशन? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब भी मिनिमम एरिया की बात करेगा, नहीं स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया की, तो उसका आंसर क्या होगा, सरफेस टेंशन, क्योंकि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। नहीं तो लगे ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है ना, तो ये अपने को याद रखना है। नहीं, दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं, आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉम्प्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू, कॉम्प्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू, कॉम्प्रेसिबिलिटी किसके बराबर होगा? बोला कि क्या, कॉम्प्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू, कॉम्प्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू, अब देखो डी और ए में आप कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, बोला कि सोनाली ने बताया डी, उमेश ने बताया ए। बोला कि क्या, कि कॉम्प्रेसिबिलिटी को डिनोट करते हैं हम बीटा से। नहीं, और बीटा इक्वल्स होता है 1/k, बीटा इक्वल्स होता है 1/k। क्लियर सी बात है? और के बराबर होता है डीपी बाई माइनस डीवी बाई वी, माइनस डीवी बाई वी। इज दैट क्लियर? तो अगर हम बात करेंगे बीटा की, तो बोला कि बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, माइनस डीवी बाई वी और बाई डीपी। क्लियर? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कहीं कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं उठनी चाहिए यहां पे। नहीं, क्लियर सी बात है, आगे बढ़ जाए। चलिए अब देखिए ध्यान से, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेशियो ऑफ, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेशियो ऑफ, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेशियो ऑफ, लगे स्पेसिफिक वॉल्यूम किसका किसका रेशियो होता है, बताइए प्लीज। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेशियो ऑफ, डी पहले का ए आंसर, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। इसका डी होगा, क्लियर सी बात है। लगे वॉल्यूम एंड वेट, और कुछ? बी, संजय ने बताया वॉल्यूम एंड मास। अच्छा, फिर संजय ने आंसर चेंज किया, डी, बी, और कुछ? तो लगे कि जब भी स्पेसिफिक की बात करते हैं तो स्पेसिफिक का मतलब होता है अपॉन मास, स्पेसिफिक का मतलब होता है अपॉन मास। इज दैट क्लियर? हमेशा ध्यान रखिएगा। तो लगे यहां पे क्या है आपका, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अपॉन मास इक्वल्स टू क्या होता है आपका, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन मास इक्वल्स होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? तो अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एंड मास का रेशियो स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाएगा।
हमेशा याद रखना आपको कि स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट मास। स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट मास। इज दैट क्लियर? बस सिंपल सी बात है। चलिए प्रोसीड फर्दर नाउ, आगे बढ़ जाए। चलिए अब देखिए, सरफेस टेंशन का डायमेंशन। सरफेस टेंशन का डायमेंशन बताना है आपको। सरफेस टेंशन का डायमेंशन बताना है। सी, संजय ने बताया इसका सी। और कोई कुछ? और कोई सी के अलावा? सी, बी, डिंपल ने बताया बी, जूल पर मीटर। सुधांशु ने बताया सी। और कुछ? सी। बोला कि क्या कि अगर हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की, नहीं, बोला कि सरफेस टेंशन जो होता है सिग्मा, ये होता है आपका एफ एस अपॉन एल। एफ एस हो गया न्यूटन और एल हो गया आपका मीटर, नहीं, तो न्यूटन पर मीटर होता है इसका यूनिट। क्लियर? यहां न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो ये गलत है। क्लियर? जूल जो होता है, जूल है आपका वर्क का यूनिट, नहीं, तो जूल का मतलब होता है न्यूटन मीटर। जहां जूल लिखा होता है तो जूल का मतलब क्या होता है? न्यूटन मीटर। इज दैट क्लियर? दैट इज द यूनिट ऑफ वर्क, एनर्जी। तो वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका मीटर। तो यहां लिखा हुआ है जूल पर मीटर, तो जूल को लिख दे न्यूटन मीटर अपॉन मीटर, तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन। तो बोला कि ये भी गलत हो गया। क्लियर? नेक्स्ट आपको दे रहा है क्या कि जूल पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। कैंसिल, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यूनिट क्या होना चाहिए? न्यूटन पर मीटर, तो सी। बोला कि वहां पे है वॉट, तो वॉट क्या होता है आपका? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को कहते हैं वॉट। क्लियर? ध्यान रखना है ये सब चीज। जूल पर सेकेंड को कहते हैं आपको वॉट, नहीं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। इज दैट क्लियर? तो बोला कि यहां पे हो गया जूल पर सेकेंड। क्लियर? तो जूल क्या होता है आपका? न्यूटन मीटर। क्लियर सी बात है? और यहां हो गया आपका पर सेकेंड, और यहां एक मीटर पड़ा हुआ है, तो ये हो गया न्यूटन पर सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी तो नहीं होगा। क्लियर? बोला कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 99, बताइए प्लीज। 99 का हो गया आपका बी, बता रहे हैं आपने 0.87। चलिए देखते हैं। और कोई कुछ? सुधांशु ने बताया बी, डिंपल ने बताया बी, रवि ने बी। और कोई कुछ? उमेश कहां गायब हो गया? क्लियर? देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है आपको, द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज 0.7 पॉइज। क्लियर? मतलब आपको म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.7 पॉइज। क्लियर? एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया हुआ है एस, दिया हुआ है कितना? 0.8।
आपसे पूछा काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन स्टोक, मतलब सीजीएस यूनिट में निकालने के लिए कह रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा। आपसे बोल रहा है सीजीएस यूनिट में निकालने के लिए, तो वो तो सीजीएस में दिया ही हुआ है, वो तो आपके सीजीएस में दिया ही हुआ है। इज दैट क्लियर? तो बोला गया क्या कि अगर हम बात करें न्यू इक्वल्स टू, तो न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू बाई रो। अब देखो अगर इसको सीजीएस में रखें और इसको सीजीएस में रखें तो किस में आ जाएगा, सीजीएस में आ जाएगा सब। क्लियर सी बात है। तो बोला गया क्या कि ये हो गया म्यू कितना 0.7 और अपॉन रो कितना हो गया ये 0.8, 0.8 इंटू 10⁻³ लेकिन 10⁻³ क्या है आपका, केजी पर मीटर क्यूब, 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी की जगह पे लिख दो आप 10⁻³ ग्राम। क्लियर? और मीटर क्यूब की जगह पे लिख दो 10⁻, कितना हो जाएगा 6, 10⁻6। इज दैट क्लियर? इसको सॉल्व कर लो, काम हो जाएगा। क्लियर? सही है ना? क्लियर सी बात है। लगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, जो भी आ जाए इसको देखो ध्यान से सॉल्व करें, कितना आ गया 7/8, 0.875, 0.875। इज दैट क्लियर? 0.875। समझ में आया बात? बोला कि क्या कि अगर आपको सीजीएस में पूछ रहा तो सीजीएस में निकालिए, अगर आपको एसआई में पूछता तो हम इस पॉइज को चेंज कर लेते, नहीं। और आपको पॉइज को चेंज करना हमने बताया है, बोला बोला था ना, 1 पॉइज इक्वल्स टू कितना होता है 10⁻⁻1, मतलब 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? लाइक इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 100 देखिए और बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100। क्या है आपको, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड of the specific weight of pure water at a standard temperature called as? बताइए प्लीज, सोचिए और बताइए। अच्छा, बी ऑप्शन, बी, बी। और कुछ? बी। बोला गया क्या कि अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की, देखिए ध्यान से, बोला गया स्पेसिफिक वेट, बोला गया स्पेसिफिक ग्रेविटी एस बराबर होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये तो होता है अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। बोला गया क्या कि अगर हम इसे जी से मल्टीप्लाई कर दें, क्लियर सी बात है, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका स्पेसिफिक वेट, तो एस बराबर हो गया आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। इज दैट क्लियर? बोला कि ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, नहीं ये बोल रहा ना, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। क्लियर सी बात है? सो दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। इज दैट क्लियर? सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं तो इसका हो गया आपका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, बी, बी। और कुछ?
मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं, बी ही आ रहा है सबका। तो अगर सिंपल सी बात है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अपने को पता है। नहीं, क्या बोल रहा है? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट अ स्टैंडर्ड प्रेशर, क्लियर बात है। तो मास अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। नहीं, तो इसमें तो कोई ज्यादा डिस्कशन की बात ही नहीं। नहीं, दैट इज मास डेंसिटी। मतलब विस्कोसिटी इज कंसीडर्ड एज, विस्कोसिटी इज कंसीडर्ड एट, अभी नहीं बनेगा आपसे, नहीं, ये बनेगा आगे। बोला क्या विस्कोसिटी जो होता है वो आपका फ्लोएबिलिटी को बताता है। नहीं, तो फ्लोएबिलिटी का मतलब हो गया आपका डायनामिक, क्लियर सी बात है। फ्लो, जब फ्लो करने लगा कोई चीज, इसका मतलब क्या है? मोशन में है, क्योंकि फ्लो का कोई ना कोई कारण होगा, क्लियर। तो ये जब बाद में आपको मॉडल एनालिसिस हम समझाएंगे, तब आपसे पता चल जाएगा। नहीं, डायमेंशन एनालिसिस में नहीं। अभी फिलहाल आप ये जान लीजिए कि डायनामिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अभी फिलहाल आप जानिए कि दैट इज डायनामिक प्रॉपर्टी। जब बताएंगे आपको मॉडल एंड प्रोटोटाइप, तो आपको बताएंगे कि क्या होता है मॉडल, क्या होता है प्रोटोटाइप, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे रिलेशन निकालते हैं, क्लियर बात है। ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी क्या होता है, काइनेमेटिक सिमिलरिटी क्या होता है, डायनामिक सिमिलरिटी क्या होता है, ये सब बताएंगे आपको, क्लियर। तो उस टाइम में फिर इलाबरेट करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। नहीं, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। Look at the height to which a liquid will rise in an open capillary tube is inversely proportional to, is inversely proportional to 103। बताइए प्लीज, ये क्वेश्चन तो होना चाहिए ना, ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए। 103 का बी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और कुछ? बी, 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 क्लियर, ऑब्वियस सी बात है। देखिए ध्यान से, द हाइट टू विच, बोला कैपिलरी राइज की बात कर रहा है। नहीं, तो फॉर्मूला लिखिए ना, एच बराबर होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन डब्ल्यू डी। तो डब्ल्यू को लिखते हैं रोजी इंटू डी, रोजी इंटू डी, इज दैट क्लियर? अब देखिए ध्यान से, तो बोला गया क्या कि हम लिख सकते हैं कि एच जो है, अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, कहीं टेम्परेचर है क्या? नहीं है, तो टेम्परेचर की कोई बात ही नहीं है। अगर बात करेंगे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो ऑब्वियस बात है, देख रहा एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, या एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रो, क्लियर सी बात है। तो लगे इसके बाद एयर प्रेशर, कहीं कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सरफेस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। नहीं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इज दैट क्लियर? लगे ऐसे देखना है आपको, थोड़ा सा एनालाइज करना है। नहीं तो एग्जाम में जब बताएं बनाएंगे क्वेश्चन, तो बहुत स्पीड रहता है, तो गलती होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। नहीं, तो लगे आपको एनालाइज करके देखते रहना है उसमें। अब देखिए नया से नया क्वेश्चन है, which property of the mercury is the main reason for using in barometers? अभी बताया नहीं है आपको वैसे, नहीं, लेकिन फिर भी आप देख के बता सकते हैं अभी फिलहाल। 104 का सी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं बताऊंगा, आज ही बताऊंगा, ज्यादा चांसेस हैं। बी, और कुछ? और बताइए, काफी स्टूडेंट हैं, सबका आंसर आना चाहिए। सी,
और कुछ और बताइए प्लीज। बोला कि देखिए ध्यान से, सबसे पहला चीज क्या करते हैं, हम बात करते हैं आपको पेट्रोल की। पेट्रोल देखें, पेट्रोल की बात करते हैं। अगर पेट्रोल का कंटेनर खुला रह गया तो क्या होगा? अगर पेट्रोल का कंटेनर हमने खुला छोड़ दिया तो क्या होगा? छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेट्रोल का है, एक डब्बे में पेट्रोल बंद है नहीं, और पेट्रोल का ढक्कन जो ढक्कन डब्बे में बंद है, उस ढक्कन वो ढक्कन खुला हुआ रह गया तो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा नहीं? पेट्रोल जो है वो कंटेनर से गायब हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? इसका कारण क्या है? नहीं, पेट्रोल उड़ जाएगा तो पेट्रोल शक्तिमान तो है नहीं, पेट्रोल क्यों उड़ गया? क्या कारण क्या रहा है इसका? व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट? और किसी ने पूछा तो क्या जवाब देंगे? किसी ने पूछा व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट, पेट्रोल उड़ क्यों गया? बताइए प्लीज। बोला गया कि ड्यू टू हाई वेपर प्रेशर। नहीं, बोला कि पेट्रोल का जो वेपर प्रेशर था वो बहुत ही ज्यादा है। पेट्रोल का वेपर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है। इज दैट क्लियर? तो बोला गया इसी कारण से उसको बंद कंटेनर रखना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल जो होता है वो वोलाटाइल होता है। मतलब वोलाटाइल जो है वो डिपेंड करेगा किस पे? वेपर प्रेशर पे। अगर वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो लिक्विड वोलाटाइल होगा, और वेपर प्रेशर अगर कम है तो लिक्विड क्या होगा? नॉन वोलाटाइल होगा। जब आप बैरोमीटर की बात करते हैं, अगर बात करें यहाँ पे किसकी, बैरोमीटर की बात करते हैं अगर हम आपके यहाँ पे, तो क्या होता है कि उसमें वो फ्लूइड भरना चाहते हैं जिसका वेपर प्रेशर जो हो वो बहुत ही कम हो। क्लियर बात है? क्योंकि जो कम वेपर प्रेशर है वो जो है वो ज्यादा अच्छा अफेक्ट शो करेगा विथ रिस्पेक्ट टू नॉन वोलाटाइल में। नहीं, क्योंकि वोलाटाइल लिक्विड को रखने में, रख रखाव में ही ज्यादा खर्च हो जाता है आपका। क्लियर सी बात है? तो बोला इसी कारण से बेसिकली बात करते हैं एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं, बिकॉज ड्यू टू लो वेपर प्रेशर। नहीं, क्योंकि कैपिलरी एक्शन तो मरकरी दिखाता ही है। बोला कि जो कैपिलरी एक्शन आपने टिक किया, बोला कि क्या कैपिलरी अफेक्ट तो दिखाता ही है। मरकरी में क्या होता है? कैपिलरी फॉल होता है, और वाटर में कैपिलरी राइज होता है। क्लियर बात है? तो कैपिलरी एक्शन तो दोनों दिखाता है, ठीक है ना? तो बोला कि ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। नहीं, ध्यान से देखिएगा, लो डेंसिटी होने की कोई बात ही नहीं है, लो कॉम्प्रेसिबिलिटी होने की बात नहीं। सो बेस्ट सुटेबल आंसर इज लो वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर। इज दैट क्लियर? लगे हाई वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का मतलब हुआ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन लिक्विड सरफेस। क्लियर? लगे हर लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर होता है, हर टेम्परेचर पे अलग अलग। क्लियर सी बात है? ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाए या कुछ और पूछना चाहेंगे इसमें? ये क्वेश्चन देखिए, द इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, the increase in pressure of a liquid, the increase in pressure of a liquid, ए ऑप्शन। लगे ये क्वेश्चन जो है ये आपका नहीं है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपका नहीं है, ये क्वेश्चन है थर्मल का। ये क्वेश्चन है थर्मल का, ठीक है ना? ये क्वेश्चन है थर्मल का। समझ में आया बात? ये क्वेश्चन है थर्मल साइंस का, ठीक है? बोला कि ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का नहीं है। पहला चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज नॉट बिलोंग्स टू फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको, लेकिन मैंने बोला पहला चीज कि ये थर्मल का क्वेश्चन है, ये एफएम का क्वेश्चन नहीं है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, देखिएगा ध्यान से। बोला कि क्या कि हम बात करते हैं एक टीएस डायग्राम की। बोला कि ये टी और ये एस। बोला कि आप लोगों को टीएस डायग्राम नहीं देखना है बेसिकली, ठीक है? बोला गया क्या कि ये है आपका, क्लियर सी बात है? बोला गया क्या कि ये है, होता है आपका इसका डोम टीएस डायग्राम का। क्लियर? ये होता है टीएस डायग्राम का डोम। आपने जाना होगा ना कि प्रेशर कुकर जो होता है, उस प्रेशर कुकर में खाना जो है वो जल्दी पक जाता है, ये सब जानते होंगे नहीं?
ये मैकेनिकल ब्रांच का बंदा हो या सिविल ब्रांच का बंदा हो, सबको पता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। तो इसका कारण क्या है? ठीक है, इसका कारण जो है वही उसका आंसर है। बोला गया क्या कि इस लाइन को कहते हैं हम कांस्टेंट प्रेशर लाइन। इस लाइन को कहते हैं हम कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ठीक है ना, इस लाइन को हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन। क्लियर सी बात है? लगे ये सब है आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन। यहाँ पे क्या है, P1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहाँ पे आपका P2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहाँ पे आपका P3 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है ना? बोला कि ये है लिक्विड और ये है वेपर। ठीक है, और बीच में जो है वो क्या है आपका लिक्विड प्लस वेपर। समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, लिक्विड प्लस वेपर। अब देखिए ध्यान से कि अगर मान लो हम इस प्रेशर पे लिक्विड को गर्म कर रहे हैं तो लिक्विड यहां पे आके बॉईल होने लगेगा इस टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर कितना हो गया आपका T1। लेकिन जब आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो आप यहां पहुंच गए। जब आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो आप यहां पहुंच गए। अब जब आपने लिक्विड को गर्म करना स्टार्ट किया तो लिक्विड जो है वो यहां पे आके बॉईल हुआ। नहीं, किस टेम्परेचर पे? T2 टेम्परेचर पे। तो T1 ज्यादा है या T2? ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है ग्राफ से कि T2 जो है वो ज्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे। क्लियर सी बात है? बोला क्या कि नेक्स्ट की बात करेंगे तो बोला क्या हमने प्रेशर और बढ़ा दिया, यहां से गर्म करना स्टार्ट किया। नहीं, तो बोला कि अब जाके लिक्विड जो है वो यहां आके बॉईल होना स्टार्ट होगा। नहीं, तो ये हो गया आपका T3। क्लियर सी बात है? बोला कि आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करते जा रहा है। नहीं, पहले यहीं बॉईल हो जा रहा था, अब यहां बॉईल हो जा रहा है, अब यहां बॉईल हो जा रहा है। प्रेशर कुकर में यही होता है कि लगातार प्रेशर जो है वो बढ़ते जाता है, जिसके कारण से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करते चला जाता है। लेकिन जब एक बार बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लिया तो उसके बाद लिक्विड जो है वो जल्दी बॉईल हो जाता है। नहीं, लिक्विड जो है वो जल्दी बॉईल हो जाता है, माने कि फेज चेंज जल्दी हो जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। यही रीजन है आपका प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनने का। क्लियर सी बात है? तो बोला कि जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। नहीं, ना कि डिक्रीज कर गया। क्लियर सी बात है? तो ध्यान से देखिएगा इसका आंसर। अब बोला कि अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो क्या बोलेंगे? बोला द इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। अगर प्रेशर लिक्विड का इंक्रीज कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, इंक्रीज कर जाएगा। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा बॉर्डर नहीं होना है क्योंकि ये जो है ये क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं था। नहीं, आपसे आपके आप ये थर्मल का क्वेश्चन है बेसिकली। थर्मोडायनेमिक्स में एक चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, जहां पे टीएस पीएच डायग्राम डिस्कस करते हैं तो वहां ये चीज बताया जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 1 liter of water occupies a volume of 1 liter of water occupies a volume of कितना? 1 लीटर जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा बताइए प्लीज। बी ऑप्शन। डिंपल का आंसर आया बी। और कोई? संजय का भी आ गया बी। बी। ठीक है, और बताइए। बोला कि क्या कि 1 लीटर बराबर कितना होता है? अगर बात करें 1 लीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब। ये होता है ना, 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। ध्यान से देखिएगा, मतलब 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है ना? तो अब देखिए ध्यान से। तो बोला कि क्या कि आपको चाहिए सेंटीमीटर में, क्योंकि मीटर में तो कोई दोनों ये भी नहीं है ऑप्शन और ये भी नहीं है, कैंसिल हो गया। क्लियर? तो बोला गया क्या कि 1 लीटर बराबर 10⁻³ रहने दीजिए, और यहाँ मीटर है तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ 3 है। नहीं, कितना हो जाएगा आपका 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं, तो ये हो जाएगा इसका मतलब 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं, सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये बताइए, द डिजायरेबल प्रॉपर्टी फॉर एन प्रैक्टिकल फ्लूइड। डिजायरेबल प्रॉपर्टी फॉर एन प्रैक्टिकल फ्लूइड। क्लियर बात है? प्रैक्टिकल फ्लूइड की, रियल फ्लूइड की डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है?
ये चीज देख के बताइए प्लीज। 107 का डी, 107 का डी बोला कि देखो प्रैक्टिकल फ्लूइड है, तो बोला कि अगर इन विस्कस है ए एंड बी, संजय ने बताया ए एंड बी, क्लियर। बोला कि क्या कि अगर फ्लूइड जो है प्रैक्टिकल है, क्लियर से बात है, तो बोला गया कि शुड बी विस्कस, विस्कोसिटी जीरो नहीं हो सकती है, कंफर्म बात। विस्कोसिटी जीरो नहीं हो सकती है। विस्कोसिटी जीरो किसकी होती है? आइडियल फ्लूइड की। आइडियल फ्लूइड की म्यू जो है वो जीरो होती है, इन विस्कस होता है नहीं। बोला कि क्या कि शुड पॉजेस सरफेस टेंशन, बोला आइडियल फ्लूइड कोई सरफेस टेंशन पॉज नहीं करता, दिखाता नहीं है, क्लियर सी बात है। इसके बाद यहां लिखा हुआ है शुड बी कॉम्प्रेसिबल, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रियल फ्लूइड है, रियल फ्लूइड ऐसा कोई नहीं है जो इनकॉम्प्रेसिबल हो। हमने आपको बताया भी है कि लिक्विड्स आर ट्रीटेड एज इनकॉम्प्रेसिबल। लिक्विड जो है वो इनकॉम्प्रेसिबल होता नहीं है, लिक्विड को ट्रीट करते हैं हम क्या? इनकॉम्प्रेसिबल। इज दैट क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर सी बात है। बोला कि सारे ऑप्शन जो है वो सही हैं इसके। क्लियर सी बात है, ध्यान रखिएगा। बोला कि अगर इनविस्कस एंड इनकॉम्प्रेसिबल हो गया तो फ्लूइड हो जाएगा आपका आइडियल। क्लियर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, नहीं, ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्लियर बात है। टोटल फर्स्ट चैप्टर में 107 क्वेश्चन थे जो कि हमने आपसे डिस्कस कर लिया। इज दैट क्लियर? अब देखिए, बोला गया ये जो 107 क्वेश्चन थे इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर अप कर लिए। पहला चीज तो ये देख लें, बोला गया इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर अप कर लिए। अब आप रूम पे जब देखिएगा तो आपको लगेगा कि मेरा कोई टॉपिक कमजोर रह गया है, क्लियर। तो आप हमें बोलिएगा कि सर ये टॉपिक फिर से बता दीजिए क्लास में, तो मैं वो टॉपिक फिर से पढ़ा दूंगा। क्लियर बात है। इस चैप्टर के बाद हमने क्या क्या सीख लिया, पहले इसकी बात करते नहीं। हमने सीख लिया फ्लूइड का डिफिनेशन, हमें पता चल गया फ्लूइड क्या होता है, क्लियर। फिर हमने जान लिया कि बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज में डेंसिटी, क्लियर सी बात है। इसके बाद आपका स्पेसिफिक वेट, इसके बाद हमने जान लिया स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्लियर सी बात है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके बाद हमने जान लिया स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद कॉम्प्रेसिबिलिटी, क्लियर। इस कॉम्प्रेसिबिलिटी के बाद हमने जान लिया विस्कोसिटी, विस्कोसिटी में हमने जान लिया टाइप्स ऑफ फ्लूइड, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, क्लियर सी बात है। इसके बाद हमने जान लिया कैविटेशन, क्लियर। इसके बाद हमने जान लिया सरफेस टेंशन, क्लियर। और इसके बाद हमने जान लिया कैपिलैरिटी, क्लियर। मतलब कि इतने चीज इस चैप्टर से क्लियर हो गया, नहीं, इस चैप्टर में इतना टॉपिक कवर अप हो रहा था, क्लियर। अगर आपको लग जाए कि नहीं मेरा तो ये चीज, सपोज मान लो मुझे लग गया कि मुझे कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं पता है, मुझे तो एक बार कॉम्प्रेसिबिलिटी फिर से जानना है, नहीं, तो बोला गया कि हर टॉपिक मुश्किल से 10 मिनट टाइम लेगा, 10 से 15 मिनट, क्लियर सी बात है। बोला कि आप आओगे कल क्लास में, आप बोलोगे सर ये टॉपिक हमें एक बार फिर से बता दीजिए, तो मैं वो टॉपिक बोर्ड पे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। इज दैट क्लियर? लेकिन ये टॉपिक आप लिख के रखिए कि आपके इतने टॉपिक एफएम के कवर अप हो चुके हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो क्या होता है पहले आप ये जानिए, नहीं। देखो जब स्पेसिफिक वर्ड आया, स्पेसिफिक वॉल्यूम, नहीं, तो बोला कि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है इसका यूनिट होता है आपका क्या? मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी। इज दैट क्लियर? तो मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम, और पर केजी का मतलब क्या हो गया? मास। दैट इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम कोई अलग से टॉपिक नहीं आ गया, नहीं, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम जो था वो उसी के अंदर था, वो एनालिसिस पार्ट था उसका, नहीं, क्लियर सी बात है। बोला कि अब आप इस टॉपिक को जितने मैंने लिख दिया यहाँ पे, वो सारे टॉपिक्स को नोट कर लीजिए एक पेपर पे,
क्लियर। और ये टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। आज आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। नहीं, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरा लेक्चर सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, तो आपको मिल जाएगा। क्लियर बात है, यूट्यूब पे आपको लेक्चर पढ़ा हुआ मिल जाएगा मेरे एफएम का। क्लियर। आप जब यूट्यूब में सर्च करना निम्बस लर्निंग, निम्बस लर्निंग, इज दैट क्लियर। तो निम्बस लर्निंग जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको एफएम के बहुत सारे मिलेंगे क्वेश्चन। क्लियर सी बात है, उसमें गेट के भी हैं और जेईई के भी हैं, वहां लिखा हुआ है। नहीं तो आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2, अगर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लोगे तो आपका ये पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर सी बात है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो है वो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। नहीं, लगभग 2.5 घंटे के लेक्चर हैं, 5 घंटे का लेक्चर है। क्लियर सी बात है, तो आप इसको देखोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं, मेरा ही लेक्चर पढ़ा हुआ है वहां पे। क्लियर सी बात है, अगर आपको कहीं कोई भी डाउट हो तो आप निम्बस लर्निंग सर्च करना, आपको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर। अब आराम से देखना, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कल मुझसे पूछना। नहीं, लेकिन आप इस पे 1 दिन या 2 दिन टाइम दो, 2 दिन ले लो, 2 दिन काफी है। नहीं, 2 दिन में आपको ये क्या करना है, आपको कवर अप करना है पूरा। क्लियर सी बात है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर कोई भी डाउट हो, सिंगल डाउट भी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। देखिए चैप्टर 2 क्या है आपका, फ्लूइड स्टैटिक्स। चैप्टर 2 है आपका फ्लूइड स्टैटिक्स। क्लियर सी बात है। अब फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ कि जो फ्लूइड है आपका वो स्टैटिक कंडीशन में है। फ्लूइड जो है वो आपका स्टैटिक कंडीशन में है। नहीं तो स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में है। स्टैटिक का मतलब होता है क्या, रेस्ट में है। फ्लूइड इज एट रेस्ट। क्लियर बात है, फ्लूइड जो है वो रेस्ट में है। इज दैट क्लियर। मतलब कि अब इस पे अपने को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा इस चैप्टर पे। क्लियर बात है, क्योंकि फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो 2 चैप्टर आ गए इसमें। एक तो आ गया आपका हाइड्रोस्टेटिक, क्लियर बात है, और दूसरा आ गया आपका इसी में प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर मेजरमेंट, क्लियर बात है, इसमें 2 चैप्टर टोटल इंक्लूड हो रहे हैं। नहीं, एक तो हो गया हाइड्रोस्टेटिक और दूसरा हो गया आपका प्रेशर मेजरमेंट। क्लियर, तो दोनों चैप्टर हम कवर अप करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। क्लियर। अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका हाइड्रोस्टेटिक की। तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर को थोड़ा देर स्टॉप करते हैं, थोड़ा सा टाइम के लिए, ठीक है, और फिर देखते हैं आगे, फिर बनाएंगे चैप्टर पे आएंगे। नहीं, देखिएगा ध्यान से, बोला कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, हाइड्रो स्टेटिक अलग कर देते हैं। नहीं, तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और स्टेटिक का मतलब होता है रेस्ट। हाइड्रो का मतलब वाटर और स्टेटिक का मतलब रेस्ट। मतलब क्या कह रहा है कि वाटर अगर रेस्ट में है तब की बात कर रहा है। वाटर अगर रेस्ट में है तब की बात करने जा रहा है आपसे। क्लियर सी बात है। तो वाटर अगर रेस्ट में है तो क्या होगा, वाटर अगर रेस्ट में है तो क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वाटर अगर रेस्ट में है और किसी सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उस पर फोर्स लगाएगा। क्लियर बात है, तो वो कितना फोर्स लगाएगा, कहां से पास करेगा, ये सब कैलकुलेशन है किसमें, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स में। इज दैट क्लियर। तो हाइड्रोस्टेटिक का मतलब होता है कि अगर कोई लिक्विड, अभी हाइड्रो का मतलब ऐसे होता है वाटर, लेकिन यहां पे किसी भी लिक्विड के लिए ये वैलिड है, अगर कोई लिक्विड रेस्ट में है तो वो किसी सरफेस पे कितना फोर्स लगाएगा, ये आता है अंदर, अंडर हाइड्रोस्टेटिक। इज दैट क्लियर। अब देखो ध्यान से, सपोज मान लो, बोला क्या, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स में आप पढ़ते हैं टोटल प्रेशर फोर्स। टोटल प्रेशर फोर्स, लेट्स बताइए, ऐसे कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। बोला क्या कि मान लो कि ये एक सरफेस है, सपोज, ठीक है, या ये सरफेस हो सकता है ऐसा हो, या हो सकता है ये सरफेस जो है वो आपका हॉरिजेंटल हो। क्लियर, कुछ भी हो सकता है। नहीं, या हो सकता है कि ये सरफेस जो है वो कर्व हो, कैसा भी सरफेस हो सकता है।
ठीक है, बोला कि ये चार फिगर बने हुए हैं, चारों में से सरफेस जो है वो कैसे भी हो सकते हैं। क्लियर बात है। बोला कि इस पे जो फोर्स लगेगा आपका ये, इसे कहते हैं हम हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। ये जो फोर्स है ये आपका कहलाता है हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। क्लियर बात है। बोला कि इस पे जो फोर्स लगेगा इसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। क्लियर। बोला कि इस पे जो फोर्स लगेगा इसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। क्लियर। बोला कि इस पे जो फोर्स लगेगा कुछ ऐसे, इसे कहेंगे हम हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। समझ में आ रहा है कुछ बात। बोला कि ये जितने फोर्स आपको दिख रहे हैं, दैट फोर्सेस आर नोन एज हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। क्लियर सी बात है। तो सबसे पहला चीज की बात करते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगाता कौन है। तो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगाता है हाइड्रो, मतलब वाटर। क्लियर सी बात है। और अगर थोड़ा सा एडवांस करें तो लगा हाइड्रोस्टेटिक फोर्स जो है वो लगाता है कोई भी लिक्विड। क्लियर। अब बात करते हैं कि सपोज मान लो कि ये बॉटल की बात करते हैं, इस बॉटल की बात कर रहे हैं, नहीं तो इस बॉटल को छोड़ देंगे तो ये बॉटल नीचे गिर जाएगा। अगर इस बॉटल को छोड़ दें तो ये बॉटल कहां होगा, नीचे चला जाएगा। क्यों नीचे जाएगा, ये बॉटल नीचे क्यों जाएगा, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट, बताइए प्लीज। ये बॉटल को अगर छोड़ दें तो बॉटल नीचे क्यों चला जाएगा। बताइए प्लीज रिप्लाई। ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं। ग्रेविटी के कारण ये नीचे चला जाएगा, नहीं। ग्रेविटी के कारण ये नीचे चला जाएगा। अब समझिएगा ध्यान से। बोला कि अब क्या हुआ कि ग्रेविटी जो है वो कहां लग रहा है, यहां से यहां से यहां से यहां से, हर एक जगह से लग रहा है। ग्रेविटी जो है वो हर एक जगह से लग रहा है। क्लियर बात है। कैसे लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर बात है। अगर बॉडी ऐसा रहेगा इंक्लाइंडेड, तब भी ग्रेविटी किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर। अगर इंक्लाइंडेड, अगर वर्टिकल है तब भी ग्रेविटी कैसे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। लेकिन आप देखिए प्रेशर फोर्स की कहानी, तो बॉडी अगर ऐसा रखा हुआ है तो प्रेशर फोर्स कुछ यूं लग रहा है, बॉडी अगर ऐसा रखा हुआ है तो प्रेशर फोर्स कुछ यूं लग रहा है। मतलब अगर प्रेशर फोर्स की बात करेंगे तो प्रेशर फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के नॉर्मल लगेगा। क्लियर बात है। प्रेशर फोर्स जो होगा वो हमेशा कैसा लगेगा, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। प्रेशर फोर्स हमेशा कैसा लगेगा, नॉर्मल। ये हुआ पहला कंसेप्ट। प्रेशर फोर्स ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस। प्रेशर फोर्स ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर सी बात है। ये हो गया आपका पहला कंसेप्ट आज का। क्लियर। दूसरा चीज बोला कि क्या कि हर जगह से लग रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे सेंट्रलाइज तो मानेंगे इसको, किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे सेंट्रलाइज मानेंगे कि ये फोर्स जो है वो कहां से पास कर रहा है। तो मैंने बोला कि ये फोर्स यहां पे सेंट्रलाइज्ड है, इस पॉइंट पे ये एक्ट कर रहा है एक जगह, क्योंकि ग्रेविटी इसी मार्कर पे, ग्रेविटी फोर्स हर जगह लग रहा है लेकिन एक जगह सेंट्रलाइज मानते हैं, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वो पॉइंट जहां से टोटल फोर्स इज सपोज टू बी एक्ट, टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स इज सपोज टू बी एक्ट, इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर। मतलब वो पॉइंट जहां से टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स एक्ट करता है उसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ प्रेशर। अब ये सारे फोर्सेस जो है इसका रिजल्टेंट मान लो इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसे क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर। क्लियर बात है। इसे क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर। इज दैट क्लियर। बोला कि ये सेंटर ऑफ प्रेशर की कहानी है। क्लियर बात है। नॉर्मल टू द ऑब्जेक्ट कौन सा लगेगा, प्रेशर फोर्स हमेशा लगेगा नॉर्मल टू द ऑब्जेक्ट। ये पहला कंसेप्ट। और दूसरा कंसेप्ट कि जिस पॉइंट पे ये सेंट्रलाइज माना जाता है उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। इज दैट क्लियर। यहां तक अगर कोई डाउट हो आपको तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। क्लियर। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट हो सो यू कैन आस्क, कोई भी। ठीक है, मैं तब तक टेबल फॉर्म कर रहा हूं, तब तक आप टाइप कर लीजिए, नहीं कोई भी डाउट हो तो। कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर सी बात है, कोई भी आपको डाउट नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए देखिए अब
बोला कि सबसे पहले इस फिगर को समझिए, जो फिगर बनाने जा रहा हूं मैं उस फिगर को समझिएगा। क्लियर? सबसे पहले इस फिगर को आपको समझना है जो मैं बनाने जा रहा हूं। बोला कि क्या कि ये है एक सरफेस, ठीक है ना, और इस सरफेस से ये है आपका इंक्लाइंड फोर्स, इंक्लाइंड बॉडी बना दी नहीं, ये है आपका इंक्लाइंड बॉडी, जो कि यहां से जो है वो थीटा एंगल बना रहा है, यहां से जो है वो थीटा एंगल बनाते जा रहा है। नहीं, मान लो कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहां पे है सीजी, समझना ध्यान से। तो सीजी से ये है फ्री सरफेस, ये जो है ये है आपका फ्री सरफेस। क्लियर बात है? इसे कहते हैं फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस से जो सीजी का वर्टिकल डिस्टेंस है, इसे हम दिखा रहे हैं किससे? एच बार से। एच बार से कहां से? सर एक बार नॉर्मल वाला एक्सप्लेन कर दो, लेट हो गए सोनाली आप, लेकिन ध्यान से देखिएगा। लेकिन नॉर्मल का मतलब होता है ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल हो गया। नहीं, बोला कि अगर ये सरफेस है तो बोला कि ये हो गया इसके परपेंडिकुलर, तो इसे कहते हैं नॉर्मल। क्लियर बात है? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो बोला कि सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे यही सरफेस है अगर आपका, तो बोला कि इस पे कैसे लगेगा प्रेशर फोर्स? कुछ ऐसे लगेगा। क्लियर बात है? तो इसे कहते हैं हम नॉर्मल। क्लियर बात है? लेकिन अगर बात करेंगे इस पे ग्रेविटी कैसे लगेगा, तो बोला कि इस पे अगर ग्रेविटी की बात करेंगे तो ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। क्लियर बात है? तो उसे ही कहते हैं हम नॉर्मल कंसेप्ट। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कि क्या कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या आपका एच बार, और मान लिया कि यहां पे है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर, यहां पे ये आपका सीपी सेंटर ऑफ प्रेशर। बोला कि वर्टिकल सरफेस से सेंटर ऑफ प्रेशर का, सॉरी फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ प्रेशर का वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो है आपका एच स्टार। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एच बार और एच स्टार जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस है। एच बार किसका डिस्टेंस है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। और एच स्टार किसका डिस्टेंस है? सेंटर ऑफ प्रेशर का। ये चीज कभी नहीं भूलना है आपको, ये चीज आपको कभी नहीं भूलना है। क्लियर सी बात है? और अब इसी के बाद हम कुछ फॉर्मूले एक जगह लिखने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर सरफेस है आपका इंक्लाइंड, अगर सरफेस है इंक्लाइंड, क्लियर सी बात है, तो बोला कि एफ बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए एच बार, डब्ल्यू ए एच बार। क्लियर सी बात है? जहां डब्ल्यू बराबर क्या है आपका? रो इंटू जी। ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू बराबर हो गया रो इंटू जी। इज दैट क्लियर? और अगर हम बात करेंगे एच स्टार की, तो लगे एच स्टार बराबर होता है एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर सी बात है? साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर सी बात है? अब समझिएगा ध्यान से। बोला कि क्या कि अगर आप इस चीज को जानना चाहेंगे, नहीं तो बोला कि इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं है डेरिवेशन, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है। क्लियर सी बात है? बोला कि बस इतना ही चीज ध्यान रखिएगा। बोला कि देखिए ध्यान से, बोला कि थीटा क्या है? तो थीटा जो ये बॉडी इंक्लाइंडेड है उसका ये एंगल हो गया आपका क्या? थीटा। ये एंगल हो गया आपका थीटा। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा, तो बोला कि क्या कि अब अगर बात करेंगे बॉडी जो है वो वर्टिकल है, तो वर्टिकल है इसका मतलब क्या? कि जो बॉडी है वो इंक्लाइंडेड ये है, तो वर्टिकल का मतलब हो गया मेरे ख्याल से, तो ये मेरे ख्याल से वर्टिकल का मतलब हो गया ये। क्लियर? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। नहीं तो बोला गया कि अगर देखो कि एफ वाले फॉर्मूले में कहीं एंगल का कंसेप्ट है क्या? एफ वाले फॉर्मूले में कहीं एंगल तो है ही नहीं, तो बोला कि ये एफ बराबर हो गया आपका क्या? डब्ल्यू ए एच बार। एफ बराबर हो गया आपका डब्ल्यू ए एच बार। इज दैट क्लियर? और जब एच स्टार की बात करेंगे तो एच स्टार बराबर हो जाएगा एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार, प्लस आई जी अपॉन ए एच बार। क्लियर? साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू कितना हो गया आपका? 1। साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू हो गया 1। इज दैट क्लियर? तो उस टर्म को तो आप यूं ही साइड कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। नहीं बोला कि अगर सरफेस आपका हॉरिजेंटल होगा,
अगर सरफेस आपका हॉरिजेंटल होगा। क्लियर? बोला कि एफ का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए एच बार। एफ बराबर तो हो जाएगा आपका क्या डब्ल्यू ए एच बार। इज दैट क्लियर? और एच स्टार इक्वल्स टू हो जाएगा हॉरिजेंटल। देखिए क्या हो गया, हॉरिजेंटल का मतलब ये सरफेस इंक्लाइंड है, हॉरिजेंटल का मतलब होता है ऐसा, और वर्टिकल का मतलब हो गया ऐसा। तो जब ये बन गया तो एंगल कितना बन गया इसके साथ में 0 डिग्री। तो एंगल जब 0 डिग्री हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि साइन जीरो का वैल्यू होता है 0। तो ये पूरा टर्म हो गया खत्म। तो एच स्टार बराबर क्या हो गया आपका एच बार। एच स्टार इक्वल्स टू हो गया आपका एच बार। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका वर्ट इंक्लाइंड, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। नहीं, ये फॉर्मूला आपके टिप पे होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। नहीं तो आप देखिए बहुत ध्यान से इसको। अगर कोई डाउट हो आपको तो आप हमसे पूछ लीजिए प्लीज। नहीं, या आपको कहीं कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, आपके पास में 1 मिनट टाइम है, 1 मिनट में आपको एनालाइज करके डाउट टाइप कर देना है। क्लियर सी बात है? प्लीज ध्यान रखिएगा। बताइए प्लीज, देखिए आराम से, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आईजी क्या है? आईजी क्या? अच्छा आईजी, आईजी आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया। आईजी है आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया। क्लियर सी बात है? अबाउट, अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? और बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और बताइए कोई डाउट हो तो। और बताइए कोई डाउट हो तो। ठीक है, कोई भी। सर आईजी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? हाँ, आईजी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर सी बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, चलिए अब देखिएगा ध्यान से। तो लगे ये हो गया आपका फॉर्मूला कलेक्शन, ध्यान रखिएगा इसको, लगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, कुछ बंदे को पता भी होगा ये क्वेश्चन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं पता होगा वो बनाएंगे भी, ठीक है ना, और जिनको पता है वो भी बना के बताएंगे। बोला गया क्या कि ये है आपका एक बॉडी, बोला कि ये फ्री सरफेस है। नहीं, और बोला गया क्या कि ये है आपका एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ठीक है, ये है बी और ये है डी। क्लियर सी बात है? तो हमें बताना है क्या कि इसका एच स्टार का लोकेशन क्या होगा। एच स्टार इक्वल्स टू व्हाट? इज दैट क्लियर? वर्टिकली सबमर्ज्ड बॉडी है, प्लीज फाइंड आउट कीजिए। वर्टिकली सबमर्ज्ड बॉडी है तो बोला गया क्या कि इसके एच स्टार का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। इसके एच स्टार का वैल्यू आपको बताना है फाइंड आउट करके कि क्या होगा। क्लियर? बताइए, फाइंड आउट कीजिए, निकालिए, दिखाइए, बताइए क्या होगा। 2D/3 और कुछ? और कुछ? 2D/3 नहीं, आप निकाल सकते हैं कैसे? लगे एच स्टार इक्वल्स टू हो गया आपका एच बार प्लस क्या आई जी अपॉन ए एच बार। नहीं, प्लस आई जी अपॉन ए एच बार। लगे बॉडी जो है आपका वर्टिकली इमर्ज है। लगे अगर आप बात करेंगे एच बार की, क्लियर सी बात है, तो एच बार कितना हो जाएगा यहाँ पे D/2, D/2। क्लियर? और अगर हम बात करेंगे आईजी की, तो आईजी बराबर क्या होता है
1/12 into BD cube, 1/12 into BD क्यूब। इज दैट क्लियर? और अगर हम बात करेंगे एरिया की, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा? बी इंटू डी। सारे वैल्यूज को हमने क्या किया? वहां पुट कर दिया, तो बोला कि एच स्टार इक्वल्स टू हो गया आपका D/2 और प्लस आई जी, तो 1/12 BD क्यूब अपॉन बी इंटू डी और इंटू D/2। इज दैट क्लियर? इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कितना? 2D/3। क्लियर? सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एच स्टार। क्लियर सी बात है? लग गया कि देखो कुछ स्पेशल फिगर्स हैं जिसका आपको पता होना चाहिए, नहीं? लगे नेक्स्ट फिगर है आपका ये, लगे कि ये है आपका डी और ये है आपका बी। क्लियर? बताइए प्लीज जल्दी, क्विक, थोड़ा फास्ट कीजिएगा, नहीं? बताइए प्लीज क्या होगा? D/2 और कुछ? D/2, D/2। क्लियर? ऑब्वियस सी बात है, D/2, नहीं? फिर से वही फॉर्मूला, एच स्टार इक्वल्स टू क्या? एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार, आई जी अपॉन ए एच बार, नहीं? तो अब अगर बात करेंगे एच बार की, बोला कि यहां पे एच बार क्या हो जाएगा? यहां पे बोला कि यहां से होता है अगर देखेंगे तो कितने पे? D/3 पे। और अगर इधर से देखना होगा तो 2D/3, नहीं? ध्यान से देखिएगा, तो एच बार बराबर हो गया आपका D/3। और IG की बात करते हैं तो IG इक्वल्स होता है 1/36 BD क्यूब, 1/36 BD क्यूब। इज दैट क्लियर? और अगर हम बात करेंगे एरिया की, तो एरिया बराबर हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू डी। क्लियर? सारे वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एच स्टार का वैल्यू आ जाएगा कितना? D/2। इज दैट क्लियर? लगे नेक्स्ट फिगर फिर से, बोला कि ये हो गया आपका डी और ये हो गया आपका बी। थोड़ा फास्ट, नहीं? बताइए प्लीज। 3D/4 और कुछ? इसके अलावा? 3D/4 के अलावा कुछ आ रहा हो? नहीं। 3D/4, ठीक है, दो स्टूडेंट का आ गया। और बाद बाकी? 3D/4, 3D/4।
3D/4 आ रहा है, नहीं ऑब्वियस सी बात है। बोला कि क्या कि अगर यहां पे बात करें हम किसकी, एच स्टार की, तो बोला कि अगर देखेंगे तो एच स्टार बराबर फॉर्मूला तो वही है, एच स्टार बराबर क्या हो जाएगा आपका, एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार। क्लियर। अब यहां पे एच बार का वैल्यू जो है वो चेंज कर जाएगा, नहीं यहां पे है तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा यहां से, 2D/3, 2D/3, नहीं ये हो गया आपका 2D/3। क्लियर सी बात है। और इसके बाद अगर बात करेंगे हम आपका IG, तो IG का वैल्यू तो वही है आपका 1/36 BD3। क्लियर। और अगर हम बात करें किसकी, और आपके डायमीटर की, नहीं सॉरी एरिया की, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू डी। इज दैट क्लियर। तो बोला कि अगर हम निकालेंगे यहां से क्या, एच स्टार, तो एच स्टार कितना आ जाएगा आपका 3D/4, नहीं बोला कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, नहीं बोला कि देखते हैं अब इतने कंसेप्ट पे हमसे कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, जो अपने बुकलेट में है उससे कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। नहीं वैसे अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है पूरा, क्लियर बता, क्योंकि अभी प्रेशर मेजरमेंट नाम की एक टॉपिक बची हुई है, नहीं लेकिन चलो कुछ क्वेश्चन देखा जाए, नहीं तो भूल जाएंगे कि हम किस बैच में बैठे हुए हैं। क्लियर। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। पहला क्वेश्चन देखिए और बताइए कि आंसर क्या होना चाहिए। ए, आंसर होना चाहिए ए। और कुछ, पहले क्वेश्चन का आंसर डिंपल ने बताया और संजय ने ए। बात बाकी बोला कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्लियर, exerted by a liquid on a plane area passes through the, passes through the, क्लियर सी बात है, कहां से पास करता है, on a plane area passes through the center of pressure। मैंने बताया था ना अभी जस्ट कुछ देर पहले कि सेंटर ऑफ प्रेशर से पास करता है आपका कौन सा, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, तो लिक्विड जब कोई फोर्स लगा रहा है तो वही कहलाएगा आपका हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। क्लियर बात है। और अगर वो किसी प्लेन पे लग रहा है तो वो कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर से। अभी जस्ट बताया था इसका डेफिनेशन, दैट पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ प्रेशर। इज दैट क्लियर। सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इन रेक्टेंगुलर लैमिना। देखिए ध्यान से क्वेश्चन। क्लियर। अभी जस्ट करवाया हुआ है ये चीज, अभी जस्ट करवाया हुआ है ये। बताइए प्लीज क्या होगा इसका आंसर। सी, दो ऑप्शन आया सी, और कुछ, सी के अलावा कुछ। और बाद बाकी स्टूडेंट कहां रह गए, बाद बाकी स्टूडेंट भी रिप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि उनके रिप्लाई पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। बताइए प्लीज। सी, सुधांशु का भी आ गया सी और उमेश का भी आ गया सी। अभी भी सोनाली, रवि और हरीश गायब हैं। सी, जब बोलना पड़ता है आपको आंसर देने के लिए, नहीं बोला कौन दे अब आंसर, छोड़ो। बोला कि ऑब्वियस सी बात है सी, अभी जस्ट निकाले थे 2D/3, अभी जस्ट निकाले थे 2D/3। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, नहीं बनेगा तो मैं बनाऊंगा इस क्वेश्चन को। ट्राई कीजिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। क्लियर। क्या बोल रहा है कि अ क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स, अटेम्प्ट लेना है, बने ना बने बात अलग है। क्लियर सी बात है। क्या बोल रहा है आपको कि अ क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स 0.8 मीटर ऑन ईच साइड, क्लियर, is half filled with water and other half being filled with oil of specific gravity 0.75। clear। बोल रहा है क्या कि then the pressure difference at the bottom and the top layer in Pascal is,
कितना होगा। क्लियर सी बात है। तो पहले फिगर बनाइए, फिगर एनालाइज कीजिए, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर सी बात है। पहले फिगर बनाइए, फिगर एनालाइज कीजिए, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे। ट्राई कीजिए। उसमें आधा पानी भरा हुआ है और आधा ऑयल भरा हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑयल जो होता है वो हल्का होता है। और वैसे भी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 0.75, मतलब डेंसिटी कितना है उसका, डेंसिटी जो है। सोनाली, इसका आंसर सी बता रही हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप सी बता रही हैं। ओके, सोनाली का आंसर आ गया सी। और किसी का? अच्छा, संजय का आ गया डी। और बताइए। और बताइए प्लीज। नहीं पता? अच्छा, सोनाली का आंसर डी आ गया। नहीं सर, सेकंड का है। ठीक है, डी ऑप्शन आ रहा है। देखिए, छोड़िए इस क्वेश्चन को। बोला कि क्या कि ये क्वेश्चन बाद बाकी बंदे बनाए हैं, थर्ड का डी है। ठीक है, थर्ड का दो स्टूडेंट का आया है डी ऑप्शन। ठीक है, और किसी का कुछ? अगर और किसी का कोई आंसर आया हो तो बता सकते हैं। चलिए देखिए, मैं बनाता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। बोला क्या गया आपको कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। बोला कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है। ठीक है, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। एक क्यूबिकल ब्लॉक है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, नहीं? बोला कि क्या कि बोला कि इसका जो पूरा लेंथ है वो कितना है आपका? पूरा लेंथ जो है वो आपका है 0.8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आधा जो है वो हो जाएगा आपका 0.4, और ये आधा कितना हो जाएगा आपका 0.4। क्लियर? बोला कि इसमें भरा हुआ है वाटर, इसमें भरा हुआ है वाटर, और इसमें भरा हुआ है ऑयल। क्लियर? आपको यहां पे बेसिकली प्रेशर निकालना है, क्योंकि टॉप सरफेस पे तो प्रेशर आप एटमॉस्फेरिक मान लीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, नहीं? बोल रहा है आपको कि बॉटम सरफेस पे कितना प्रेशर लगेगा, आपको ये निकालना है, नहीं? तो P बराबर अगर बात करेंगे प्रेशर बराबर, तो देखो ध्यान से, एक तो प्रेशर लगाएगा ये वाटर, और दूसरा प्रेशर लगाएगा आपका ऑयल। क्लियर? बोला कि यहां से लेके यहां तक जो प्रेशर होगा वो होगा ऑयल का। तो प्रेशर P बराबर क्या होता है आपको पता होगा, रो जी इंटू एच। ये फॉर्मूला तो पता है ना आपको, P इक्वल्स होता है रो जी एच, प्रेशर इक्वल्स टू। क्लियर? तो आप देखिएगा ध्यान से, तो लगे रो ऑयल इंटू जी और इंटू एच, तो एच कितना हो गया आपका, H1 रहने दो अभी इसको, H1 या तक तो वैल्यू पुट कर दो 0.4। क्लियर? और प्लस, अब यहां से लेके यहां तक स्टार्ट हुआ वाटर, तो ये हो जाएगा आपका रो वाटर इंटू जी और इंटू एच, कितना हो जाएगा 0.4। इज दैट क्लियर? तो बोला कि अगर हम बात करें इस पॉइंट पे प्रेशर की बात करें, नहीं तो रो ऑयल कितना हो गया 750। क्यों? क्योंकि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.75, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू जी 9.81, और इंटू एच कितना 0.4। इज दैट क्लियर? और प्लस रो वाटर कितना हो गया 1000 इंटू 9.81 और इंटू 0.4। इज दैट क्लियर? बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर।
ठीक है ना? कितना आ गया ये बता दीजिए सॉल्व करके इसको। इसको सॉल्व करके बता दीजिए। नहीं, आपको कैलकुलेशन सिंपल करना होगा तो आप 10 रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैलकुलेशन सिंपल करने की बात हो तो ये हो जाएगा आपका। क्लियर बात है? तो आज आंसर आ जाएगा कितना? 6887। 6867। 6867। 6867। क्लियर? 6867 आप सॉल्व करके देख सकते हैं। नहीं, ये फॉर्मूला कौन सा लग गया आपका? P इक्वल्स टू रो जी एच। P इक्वल्स टू रो जी एच। ठीक है ना? पास्कल। ठीक है, पास्कल। ठीक है ना? P इक्वल्स टू रो जी एच। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं हमसे। नहीं, क्योंकि नहीं पूछोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। इज दैट क्लियर? बट इसके लिए तो आपको पूछना ही पड़ेगा, कोई और तरीका ही नहीं है। ठीक है? कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है? नहीं तो फिर हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सी। क्लियर सी बात है? बोला कि आप सुनिए ध्यान से। जो प्रेशर होता है, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? अगर प्रेशर इक्वल्स टू बात करें तो प्रेशर इक्वल्स होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर सी बात है? ध्यान समझिएगा। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ये तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। नहीं, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? बोला क्या क्या कि प्रेशर को खोजने वाला बंदा जो था उसका नाम था पास्कल। प्रेशर को जो खोजने वाला बंदा था उसका नाम क्या था? पास्कल। तो इसे कहते हैं हम पास्कल भी। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है। नहीं, मतलब हो गया आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पास्कल। ठीक है? बोला कि पहला चीज तो यह याद रखिएगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पास्कल। क्लियर? बोला कि इसका और भी यूनिट होता है। किसका? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल का। प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम। प्रेशर का यूनिट होता है बार। क्लियर सी बात है? तो ध्यान से देखिएगा, 1 एटीएम इक्वल्स टू होता है 1 बार। 1 एटीएम इक्वल्स टू 1 बार। और अगर इसको पास्कल में कन्वर्ट करना है तो इक्वल्स टू हो जाता है आपका 10⁵ इक्वल्स हो जाता है कितना? 10⁵ इज दैट क्लियर? अब देखिए क्या लिखा हुआ है आपको, 1 पास्कल इज इक्विवेलेंट टू, या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल तो होगा ही होगा। क्लियर बात है? बोला 10⁻⁵ बार। तो देखिए ध्यान से, बोला कि 10⁵ पास्कल इक्वल्स टू होता है 1 बार। नहीं, तो अगर 1 पास्कल इक्वल्स टू बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/10⁵, मतलब कितना हो जाएगा? 10⁻⁵ बार। क्लियर सी बात है? तो इसका मतलब क्या हुआ? बी ऑप्शन भी सही है इसका। क्लियर सी बात है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी। इज दैट क्लियर? बोला कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। बोला कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? तो ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना है। नहीं, चलिए प्रोसीड फॉर द नाउ। अभी भी कोई डाउट? जैसे अभी भी हरिकेश का और सोनाली का आंसर ए है। ए ऑप्शन चेंज हो गया, सी में कन्वर्ट हो गया, या फिर मैं और एक्सप्लेन करूं? बताऊं फिर से?
सोनाली और हरकेश दोनों का ऑप्शन था ए और ए। क्लियर बात है? अगर कोई भी दिक्कत ना हो तो फिर आगे बढ़े, नहीं तो फिर से एक्सप्लेन करें इसको। आंसर इज सी, नॉट ए। आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो हम बताएं फिर से एक बार। क्लियर प्लीज? नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन देखिए प्लीज। फिफ्थ क्वेश्चन क्या होगा? फिफ्थ क्वेश्चन क्या होगा ये देखिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये देखिए। पहले बोल रहा है क्या कि द टोटल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ वर्टिकल स्लस गेट, क्लियर, 2 मीटर क्रॉस 1 मीटर with its top 2 meter, clear, surface being 0.5 meter below the water level will be, clear। बताइए प्लीज इसका क्या होगा, बताइए, ट्राई कीजिए इसका। सोनाली का आंसर आ गया सी, 1500। क्लियर, और बताइए। अच्छा, संजय का आ गया डी। और कुछ? और इसके अलावा कुछ भी हो तो बताइए प्लीज। नहीं, क्लियर। तो देखिए ध्यान से, बोला कि चलिए मैं बना रहा हूं उसको। पहले तो क्वेश्चन डिसाइड करेंगे नहीं कहां का है। बोल रहा है क्या कि टोटल फोर्स ऑन अ सरफेस ऑफ अ वर्टिकल स्लस गेट, क्लियर सी बात है। बोला कि 2 मीटर क्रॉस 1 मीटर। अब प्रॉब्लम ये है कि 2 मीटर क्रॉस 1 मीटर हम गेट बना दे, नहीं तो ये 2 और ये 1, या ये 2 और ये 1, ये कंफ्यूजन है नहीं। बोला कि ये कंफ्यूजन तो दूर कर दिया है। बोला कि क्या कि बोल रहा है आपको कि विथ इट्स टॉप 2 मीटर। बोला कि टॉप जो है वो 2 मीटर है, टॉप जो है वो 2 मीटर नहीं, सरफेस बिंग 0.5 मीटर बिलो द वाटर लेवल। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा फिगर। बोला कि ये है फ्री सरफेस, ये क्या आपका फ्री सरफेस। तो बोला कि जो फिगर है वो फ्री सरफेस से नीचे है। कितना नीचे है? 0.5 मीटर। बोला कि ये जो है ये 0.5 मीटर नीचे है, ये 0.5 मीटर नीचे है, ये 0.5 मीटर नीचे है। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से, 0.5 मीटर नीचे हो गया ये, और ये है ऑब्जेक्ट आपका, ये हो गया आपका 2 मीटर और ये हो गया आपका 1 मीटर। नहीं, ये 2 मीटर और ये है आपका 1 मीटर। क्लियर सी बात है? ये 2 मीटर और ये 1 मीटर। अब देखिए ध्यान से, बोला गया क्या कि ये हो गया आपका सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नहीं, बोला गया इसका आपको क्या निकालना है? फोर्स, टोटल फोर्स निकालना है। नहीं, बोला कि एफ की जब बात करते हैं तो एफ बराबर क्या होता है? डब्ल्यू ए एच बार। एफ बराबर तो ये होता है डब्ल्यू ए एच बार। क्लियर सी बात है? तो डब्ल्यू बराबर क्या? रो इंटू जी इंटू एरिया। कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 2 क्रॉस 1, और इंटू एच बार। तो एच बार कितना हो जाएगा आपका? देखो ध्यान से, बोला कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा आपका 0.5, लेकिन एच बार तो होता है फ्रॉम फ्री सरफेस, एच बार होता है फ्रॉम फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस यहां पे है कितना? 0.5। कितना हो जाएगा आपका? 0.5 प्लस 0.5 मतलब 1। नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो निकल जाएगा आपका 2000। नहीं, सही है ना? कोई दिक्कत? ये हो जाएगा आपका 2000। सही है? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। क्लियर बात है? 2000 किलो न्यूटन। क्लियर सी बात है?
कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा प्लीज। क्लियर? आगे बढ़ जाए। चलिए अब देखिए ध्यान से, सुनिए। पहले एक बात बता दूं कि बोला कि अभी हो रहा है 9:30, ठीक है ना? अभी हो रहा है 9:30। क्लियर बात है? आपका हाफ एन आवर का क्लास और बचा हुआ है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इसका बैटरी थोड़ा सा लो हो चुका है। क्लियर? जो माइक्रोफोन है उसका बैटरी लो हो चुका है। तो अगर बोलते बोलते साउंड ना आने लगे, क्लियर सी बात है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका क्लास उसी टाइम में ऑफ हो जाएगा। नहीं, आप वेट मत कीजिएगा तब, क्योंकि 10 मिनट लगेगा रिचार्ज होने में, इसको चार्ज करने में। तो फिर कोई मतलब, तो 2000 किलोमीटर कैसे? अच्छा, नहीं आ रहा है क्या 2000? देखते हैं एक बार, एक बार देखते हैं, चेक करते हैं फिर से एक बार। क्लियर सी बात है? तो बोला कि ऑब्वियस सी बात है कि वो क्लास समझ लीजिएगा ऑफ हो चुका है। क्लियर सी बात है? बोला कि आपका 10:30 टू 12:30 सॉम का क्लास है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं ध्यान से एक बार। बोला कि नहीं आ रहा है तो देखते हैं एक बार क्या हो गया। बोला कि क्या कि ये है आपका फ्री सरफेस। बोला कि फ्री सरफेस से क्या है आपका, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर सी बात है? ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर सी बात है? बोल रहा है क्या, 2000 न्यूटन ही होना चाहिए। अच्छा, न्यूटन होना चाहिए 2000। देखते हैं एक बार, देखते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? बोला कि क्या कि ये है आपका 0.5, ये हो गया आपका कितना, 2 मीटर, और ये हो गया आपका 1 मीटर। क्लियर से बात है? तो बोला कि अगर बात करेंगे किसकी, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स की, एफ बराबर तो हो गया रो जी इंटू एरिया इंटू एच बार। तो रो का वैल्यू कितना हो गया, 10⁻³ इंटू जी 10 मान लें। क्लियर बात है? जी मान लेते हैं 10। इज दैट क्लियर? और इंटू एरिया कितना हो गया आपका, 2 इंटू 1। क्लियर बात है? और इंटू एच बार, तो एच बार कितना हो जाएगा आपका 1। क्लियर बात है? तो ये हो गया आपका 20 किलो न्यूटन होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए 20 किलो न्यूटन। ठीक है ना? इसका आंसर होना चाहिए 20 किलो न्यूटन। समझ में बात आया? 20 किलो न्यूटन। नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए 20 किलो न्यूटन। क्लियर सी बात है? तो देख लेंगे इसको। ठीक है ना? दैट इज ऑप्शन गलत है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने बता भी दिया कि भाई इतना आएगा। चलिए अब देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, हाँ, 20 किलोमीटर होना चाहिए। क्लियर? कितना आया इसका, बी ऑप्शन। नहीं, बोला कि सर हमें तो मेटा सेंटर नहीं पता है। आप बोलोगे सर हमें मेटा सेंटर नहीं पता है, सेंटर ऑफ बॉयंसी नहीं पता है, कोई बात नहीं, छोड़िए, छोड़िए, नहीं पता है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? क्वेश्चन देखिए क्या, द पॉइंट इन द इमर्स बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड में बी टेकन। तो अगर प्रेशर फोर्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात आपको पता होना चाहिए कि वो पॉइंट जहां से टोटल प्रेशर फोर्स पास करता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। नहीं, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, सेंटर ऑफ प्रेशर, मतलब बी ऑप्शन जो है वो सही है आपका। क्लियर? बी ऑप्शन इज करेक्ट। बात बाकी इस दोनों से हमें कोई मतलब ही नहीं था, ये दोनों